Hello guys, so we are looking at a PC build today and we have like 11 components. आप 11 components से अपना PC build कर सकते हो टोटल. अब ये components कुछ जो रेंज होता है, रेट का रेंज होता है, वो डिफरेंट होगा, तो आप अपने हिसाब से उसको ऊपर नीचे करके एक अच्छा PC बिल्ड कर सकते हो. दूसरी चीज़, आपको किसी और से बिल्ड कराने की ज़रूरत नहीं है, खुद करो, उसका थ्रिल बहुत ही अलग होता है, बहुत मज़ा आता है. तो अभी हम लोग फटाफट हमारे कंपोनेंट लिस्ट में से जा. फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ आवर मदरबोर्ड. सो दिस इज़ आवर मदरबोर्ड. सो दिस इज़, इफ़ यू लुक एट इट, इट्स MSI X870E गेमिंग प्लस वाईफाई. इस मदरबोर्ड की खासियत मैं आपको बताता हूँ. पहली बात, ये फ्यूचर प्रूफ है. तो ये फ्यूचर प्रूफ होने का मतलब है कि 5 सॉकेट के साथ आता है, जो कि मतलब राइजन या फिर AMD के प्रोसेसर्स के लिए हम यूज़ करते हैं. तो ये, और इसमें 8200 प्लस क्लॉकिंग का सपोर्ट है. और ये मदरबोर्ड ATX मदरबोर्ड है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम बिल्ड कर रहे हो तो हमें एक ATX मदरबोर्ड या माइक्रो ATX या मिनी ATX चाहिए. तो ATX का फ़ायदा ये होता है कि बहुत बड़ा होता है, आप मल्टीपल ग्राफिक कार्ड्स इंस्टॉल कर सकते हो, मल्टीपल SSDs, मल्टीपल PCI स्लॉट्स, और इसमें वाईफाई 7 का सपोर्ट है. IO पोर्ट्स होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे अवेलेबल है, मतलब USB 3, USB-C वाला जो कि 10 गीगाबाइट्स तक, 20 गीगाबाइट सपोर्ट, ऐसे वाले आपके पास IO स्लॉट्स भी हैं, राइट. सो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ है. और सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपका जो केस होना चाहिए वो ATX सपोर्टेड होना चाहिए. अगर आपका मदरबोर्ड ATX है तो केस भी ATX सपोर्टेड होना चाहिए. नहीं तो मैंने भी ये गलती करी थी कि पहला केस मैंने ले लिया था मिनी ATX वाला, और उसमें भाई मेरा मदरबोर्ड था ATX, तो वो लगेगा ही नहीं, तो पॉइंट नहीं है. तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट कंपोनेंट. हमारा अगला कंपोनेंट आ गया है, विच इज़ अवर Ryzen 7 9800X 3D. गेमिंग के लिए या प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो कि एक बजट में भी है. अगर आप इसके ही कॉम्पिटिटर में इंटेल में देखोगे तो पहली बात वो बहुत महंगे होंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिल्ड के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर था. अब इसकी बात क्या है, 9800X 3D क्यों? पहली बात, ये 7th जनरेशन है, Ryzen 7 है. तो X 3D क्यों? क्योंकि इसमें एक 3D कैश होता है इस प्रोसेसर के ऊपर एक्स्ट्रा. तो वो क्या करता है कि हेल्प करता है प्रोसेसिंग में. जो कैश होता है उसका रीड स्पीड वगैरह बहुत तेज़ होता है, तो ज़्यादा चीज़ें कैश में लोड कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा कैश की मेमोरी है और आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलता है. तो ये सब निकल चुका है, इसमें बस डब्बा ही है, क्योंकि मैं सब बिल्ड कर चुका हूँ. मैं आपको पूरा बिल्ड भी दिखाऊंगा अच्छे से. सो विल नेक्स्ट टॉक अबाउट रैम. ठीक है, तो रैम में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए. तो ये रहा हमारा रैम. मैंने लिया है G.Skill का Z5 Neo RGB. ठीक है. अब ये रैम की स्पेशलिटी क्या है, मैंने क्यों स्पेसिफिकली इस रैम पे स्टिक किया. मैंने बहुत सारे रैम्स देखे. ये 32 GB है, मतलब कि टोटल 16x2 दो स्टिक्स आते हैं और 32 GB का रैम. अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि भाई रैम जब लेते हो आप, आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं. ठीक है, एक होता है कि उसका भाई स्पीड, कि भाई उसका राइट स्पीड क्या है. लोग फ्रीक्वेंसी की तरह बोल देते हैं, हर्ट्स में बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड होता है, और इस चीज़ का जो मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड है वो है 6000. और दूसरी बात क्या है, ये DDR5 है. और तीसरी चीज़ जो हमको देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि भाई इसका CL जो रेंज है वो क्या है. इस पर्टिकुलर रैम का जो CL है वो है CL30. अब CL30 का मतलब क्या है, देखो एक चीज़ होता है कंप्यूटर में या प्रोसेसर में हर जगह पे, जिसको हम बोलते हैं कंपेयर एंड स्वैप ऑपरेशन. ठीक है, तो ये जो कंपेयर एंड स्वैप ऑपरेशन होता है ना, ये जितना बेटर होगा उतना बेटर वो परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशंस. तो ये CL जो होता है वो ये होता है, ये जो कंपेयर एंड स्वैप ऑपरेशन है, कैश ऑपरेशन बोलते हैं जिसको हम, उसकी लेटेंसी कितनी है. तो जितना कम होगा लेटेंसी, मतलब कि कितना टाइम लगता है उसको, ऐसा समझ लो आप. तो जितना कम होगा उतना अच्छा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम वाले भी आते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है बेटर परफॉर्म करें. तो मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट होता है CL30. अगर 6000 MTS मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड के साथ आप CL30 लेते हो तो उसमें ये रैम बहुत सही बैठता है. और AMD के प्रोसेसर के साथ CL30 वाला जो होता है वो अच्छा काम करता है, काफ़ी सही सिंक होता है, बढ़िया है. ठीक है, तो ये हमारा अगला कंपोनेंट हो गया. अब हम अगले कंपोनेंट की बात करते हैं. हम बात करेंगे हमारे SSD की. तो SSD जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो अपने यूज़ केस के बेस पे हम लेते हैं. ठीक है, तो मैं अपना तो मेरा गिरता उड़ता आया है, फिर सैमसंग का SSD लिया है मैंने, 990 Pro लिया है. 990 Pro लिया है. मैं EVO भी ले सकते हैं, EVO भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा. मैं मेन में रखता हूँ. अगर कल को मुझे एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ी
तो इस ATX मदरबोर्ड का एक और फायदा होता है कि इसमें मल्टीपल स्लॉट्स हैं, 3 स्लॉट्स हैं जिनमें हम लगा सकते हैं SSDs को। और अगर हम एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड नहीं यूज़ कर रहे तो हम ऑलमोस्ट 5 SSD इंस्टॉल कर सकते हैं इस मदरबोर्ड में। तो इसलिए SSDs जो होते हैं वो आप थोड़ा इनिशियली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा ले लो, ताकि आपको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिले और आपको बाद में ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर एक्स्ट्रा लगे तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा लो, SSD लगा लो, अपना जो स्टेल डेटा है जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हो या एकदम आपको अब भी उसकी ज़रूरत नहीं है, यू कैन पार्क इट देयर। में आते हैं जो कि एक कूलर। अब ये कूलर भाई इंपॉर्टेंट तो होता है, तो ये मैंने लिया है डीप कूल का LQ360। अब ये सीधा आ रहा होगा, आई होप, हाँ सीधा तो आ रहा है ठीक है। तो ये डीप कूल का LQ360 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं पहले एक नॉर्मल लिक्विड कूलर के साथ जा रहा था, लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि भाई कि प्रोसेसर है, प्रोसेसर ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है कि जो AMD का Ryzen 5 9800X 3D है, इसके टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा राइज होते हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कैश लेयर यूज़ करता है, इसलिए इसका नाम वो 3DX है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कैश लेयर यूज़ करता है। तो इसके जो टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल जो CPUs होते हैं उनसे हल्के से ज़्यादा ही होते हैं, राइट। तो हमको एक अच्छा कूलर चाहिए, और डीप कूल का ये वाला जो है इसके रिव्यूज़ मेरे को बहुत सही लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें एक डिस्प्ले आता है, और वो डिस्प्ले बहुत ही कूल दिखता है। लेकिन हाँ, एक लिमिटेशन है, इसका एक अलग वर्जन भी आता था LD360, उसमें तो आपका डिस्प्ले मेरे को इतना सही नहीं लगा, वो डिटैचेबल नहीं है। लेकिन इसका डिस्प्ले जो है वो डिटैचेबल है, आपका अगर गलत फिट हो गया समझ लो, तो आप बस डिस्प्ले को उठाओ और मोड़ दो, इट विल बी अगेन इन अलाइनमेंट, बहुत सही काम करता है। दूसरी बात ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो कस्टमाइजेबल नहीं है डेफिनेटली, बट लेकिन भाई बहुत ही सही दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि बिल्ड के बाद वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये डीपकूल का LQ360 है, 360 mm रेडिएटर है, और ये आप अपने जो कैबिनेट है या केस है उसके ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आपका कैबिनेट उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, राइट। सो वील कम टू नाउ द हार्ट ऑफ द सिस्टम इज आवर ग्राफिक कार्ड, जो कि भाई आता है खूब महंगा, ठीक है। तो भाई हमने लिया है Zotac का GeForce RTX 5080 सॉलिड OC। मैं डाउट में था 5070 या 5080, लेकिन 5080 में परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा फर्क है, और काफ़ी आप प्रोडक्टिविटी वाले काम भी, 3D रेंडरिंग भी अच्छा कर सकते हो, बेंचमार्किंग बहुत अच्छी है इस GPU की। अब इसमें खासियत क्या है कि ये ओवरक्लॉक्ड है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और Zotac की तरफ से जो 5080 आता है ना, वो एक तो बजट में आता है कंपैरिजन में, मतलब लगभग 1 लाख के ऊपर ही जाता है, 1,16,17 ऐसा कुछ पड़ा है मेरे को ये। लेकिन बाकी कंपैरिजन में बाकियों से बजट में है ये, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और मैंने इससे पहले भी अपना एक नॉर्मल PC बिल्ड किया था 2017 में, तो उसमें भी मैंने Zotac का ही यूज़ किया था, 1050 Ti तब का टाइम था। तो 1050 Ti के हिसाब से तो ये बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन फिर भी Zotac के जो ग्राफिक कार्ड है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है उनके साथ, और वो बजट फ्रेंडली भी है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है, मज़े आ जाएंगे एकदम मज़े। हम बात करते हैं कि थोड़े से मैंने जो पेरिफेरल्स लिए हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो माउस दिखाता हूँ मैं आपको, इस चीज़ का लेते हैं लोग, लॉजिटेक का जो है माउस लेते हैं लोग अक्सर, वो काफ़ी 10,000 ऐसे रेंज में आते हैं, 10-15 जो भी है। तो ये मेरे को बहुत सही लगा, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स टाइम है, काफ़ी अच्छा फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, और भाई क्या बोलते हैं, इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है, बढ़िया है। तो मतलब, और मैंने इसको यूज़ किया, काफ़ी सही लगा मेरे को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे को इसके साथ। इसी ब्रांड का, ये इवोफोक्स ब्रांड है, इसी ब्रांड का मैंने एक कीबोर्ड भी लिया है। तो ये भाई कीबोर्ड है इवोफोक्स का, ये लगभग 3,500 से 4 के बीच में, 3 to 4 के बीच में आता है। और भाई इसकी अच्छी बात ये है कि ये भाई 5-6 डिवाइस से एक साथ कनेक्ट हो जाता है, कनेक्टिविटी के मामले में काफ़ी अच्छा है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा है, इसके जो RGBs हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही कस्टमाइजेबल हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड है, गेमिंग के लिए बनाया है, और रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। सो आई रियली लाइक दिस कीबोर्ड। तो इन सब चीज़ों को भाई जल कौन देगा, मतलब पावर कौन देगा, तो हम बात करते हैं हमारे PSU के बारे में। तो ये आ गया हमारा PS, ठीक है। तो ये भाई ये PSU भी मैंने MSI का लिया है, PSU कंपेयर कर रहा था। तो मेरे को पहली बात क्या है, अब आप बोलोगे कि भाई हैवी सिस्टम है, तो भाई कितना पावर सप्लाई चाहिए होता। 850 जो होता है ना, 850 वॉट मोर देन इनफ होता है। हाई ड्रॉ पे भी, मतलब जब हाई ड्रॉ मतलब कि जब वो हाई परफॉर्मेंस पे काम कर रहा होगा हमारा GPU या फिर हमारा प्रोसेसर, तो भी वो कितना पावर ड्रॉ करेगा, 850 इज इनफ। हाँ, अगर आप लेटर पॉइंट पे अगर आप मल्टीपल ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो, ऐसी सब चीज़ों में आपको अगर सेफ्टी ऐसा कुछ आपका प्लान है, तो आप सेफ्टी के नाम पे 1100 या फिर 1250 1650 ऐसे जा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि 850 इज मोर देन इनफ। अब दूसरी एक और चीज़ बताता हूँ 850 लेने का फ़ायदा, कि अगर आपके घर पे हर जगह पे पावर प्लग्स ना हो, मतलब कि जो हाई एम्पियर स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम वॉशिंग मशीन वगैरह लगाते हैं, वो अगर आपके घर पे ना हो,
तो भी आप इसके जो इसको ना आप अपने नॉर्मल स्लॉट पे लगा सकते हो, लेकिन इसका कनेक्टर नहीं लगेगा तो आपको एक 6 एम्पियर टू 16 एम्पियर वाला कन्वर्टर लेना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि 16 टू 6 है कि 6 टू 16 है, तो 6 टू 16 वाला आपको एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा और इसका लग जाएगा भाई उसमें, और आप अपने नॉर्मल सॉकेट पे लगाओ, यूज करो, बढ़िया, ठीक है। अब 850 जो है मोर देन इनफ है, और इसकी भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये है, फुली मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब ये हो गया, अब सब बोलते हैं भाई फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई, क्या होता है फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई? अब देखो, पुराने टाइम में जो पावर सप्लाई आता था उसमें पावर सप्लाई में से सारी तारें निकली होती थी, ठीक है। अब हमको जो लगानी है वो सब हम लगाते थे, बाकी सब वहां टंगी टंगी रहती थी, ठीक है। अब इधर बांध दिया उधर बांध दिया, ये वाला काम। लेकिन अब इस वाले फुली मॉड्यूलर लेने में हमें ये फायदा होता है, हमको वही तार लगानी है पावर सप्लाई पे भी जो हमें जरूरत है, बस मिनिमम तार लगाओ और उनको यूज कर लो, बाकी तारें भाई बांध के रख दो। अगर तुम एसएसडी नहीं लगा रहे हो, एसएसडी की तारें नहीं चाहिए, ठीक है, सैटा वेटा की कनेक्शन नहीं चाहिए तुमको, जो चीज नहीं चाहिए वो सब हटाओ और जो चाहिए वो लगाओ और फिट कर लो भाई, सब बढ़िया चलेगा, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारे पावर सप्लाई के बारे में। भाई ये गोल्ड रेटेड है, काफी अच्छा पावर सप्लाई है, और अगर आप देखोगे ये ATX 3.1 है, नेटिव 5.1 नेटिव PCI 5.1 रेडी है और फुली मॉड्यूलर है। अब हम बात करते हैं कि दो चीज़ों के और बारे में, जो कि है कि भाई अपना कैबिनेट, और दूसरा है कि मॉनिटर क्या लिया है मैंने, ठीक है। अब ये पूरी 11 चीज़ें मिलकर अपना पूरा बिल्ड सेटअप हो जाता है। तो मैंने जो कैबिनेट लिया है वो है MSI का मैग पैनो 100R। ध्यान रखिए, M100R भी होता है और 100R भी होता है। जो M100R होता है ना, ये मैंने गलती करी थी, मैंने ये पहले ले लिया था, लेकिन ये जो होता है ये मिनी ATX या माइक्रो ATX को सपोर्ट करता है। तो उससे क्या होता है, आपके ATX जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो इंस्टॉल ही नहीं हो पाएंगे इसमें। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि भाई हमेशा ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड बाकी सब मैच हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर के लिए आपको पता होता है AM5 वाला कोई मदरबोर्ड लेना जो इस प्रोसेसर के साथ मैच हो जाए। लेकिन जब केस की बात आती है ना, हमेशा ध्यान रखिए कि आप मदरबोर्ड कौन सा ले रहे हैं। तो मैंने लिया भाई 100R पैनो। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भाई दिखता बहुत सही है, इसमें प्री इंस्टॉल्ड 4 फैन आ जाते हैं, एक पीछे और 3 साइड में, ठीक है। और 3 जो साइड में आते हैं वो भी रिवर्स ब्लेड होते हैं कि वो इनटेक करते हैं, और जो पीछे वाला होता है वो आउटटेक करता है, ठीक है। अब ये ब्लैक में आता है, व्हाइट में भी आता है, मैंने ब्लैक लिया है। इसकी बॉडी फुल मेटल की है, बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है भाई, और इसमें पैनो व्यू है, तो 2 साइड सामने और लेफ्ट साइड में पूरा कांच है, ठीक है। कांच मतलब कि भाई अच्छा कांच है, क्वालिटी का, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे डस्ट फिल्टर्स आते हैं, आपका पीसी में बहुत जल्दी गंदगी नहीं जाएगा, मतलब आपका केस ना जल्दी गंदा नहीं होगा, पीसी के अंदर ज़्यादा मसाला नहीं जाएगा, खराब नहीं होंगी चीज़ें, नहीं तो बहुत साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस केस में। दूसरी बात, इस केस में आपके लिए वर्टिकल माउंट और हॉरिजॉन्टल माउंट, किस चीज़ का? ग्राफिक कार्ड का। ग्राफिक कार्ड का आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों माउंट कर सकते हो, और उसके लिए दोनों के लिए चीज़ें आती हैं, ठीक है। दोनों के लिए जो बैक प्लेट होता है वो आता है प्री सपोर्टेड, और वर्टिकल वाला प्री इंस्टॉल्ड आता है, और हॉरिजॉन्टल वाला आपको अलग से केस में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत सही तरीके से चेंज कर सकते हो जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन लगाना है। हाँ, लेकिन अगर आप वर्टिकली माउंट करोगे तो वर्टिकल माउंट करने के लिए जो राइजर केबल होती है, PCI 5 का जो स्लॉट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है मदरबोर्ड पे। अब उसको लेके आके आपको नीचे से ग्राफिक कार्ड पे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो वर्टिकल होगा। तो वो जो राइजर केबल है वो इसमें नहीं आती। और दूसरी बात, वो राइजर केबल काफ़ी महंगी आती है, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा जेन ले रहे हो। PCI 5 का लोगे तो वो बहुत महंगा आता है, जैसे 20 से 30 हज़ार के रेंज में आता है अच्छा वाला। और अगर आप PCI 4 लोगे तो थोड़ा और आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वर्टिकली लगाना हो, मैंने तो वर्टिकली नहीं लगाया, मैंने हॉरिजॉन्टली लगाया। अब एक्स्ट्रा चीज़ जो आप ले सकते हो और जो मैंने इस बिल्ड में नहीं लिया है वो ये है कि एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ आप 3 फैंस ले सकते हो, जो आप बॉटम में लगा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली बहुत सही लगता है। तो और दूसरी बात, कूलिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर देता है।